मेरा नाम देव है। मैं एक डॉक्टर था और मुझे बड़े से बड़े अस्पताल में नौकरी मिल सकती थी। लेकिन मैंने एक मोहल्ले में क्लिनिक बना लिया और वहां बैठ गया। मेरे नंबर भी सबसे ज्यादा आए थे और मेरी काबिलियत पर कोई शक नहीं था। लेकिन मेरे साथ जिन लोगों ने एमबीबीएस किया था, उनका कहना था कि इतने अच्छे नंबर लेने के बावजूद और काबिलियत होने के बावजूद तुम्हें किसी बड़े अस्पताल ने नहीं लिया और तुम एक छोटे से मोहल्ले में आकर बैठ गए, जहां ज्यादा लोग भी नहीं आते। मेरा क्लिनिक भी कोई खास अच्छा नहीं था, क्योंकि शुरू में मेरे पास जितने पैसे थे, मैंने उससे ही सारी चीजें ली थी। सोचा था कि थोड़े पैसे कमाता जाऊंगा तो फिर उसकी हालत बेहतर कर लूंगा। मेरे दोस्त हंसते थे कि यह 2 दिन में 10 मरीज भी चेक नहीं करता होगा, और हम तो 100 मरीज चेक करते हैं। और बात भी कोई इससे अलग नहीं थी। 20 मरीज भी आ जाते तो मैं काफी खुश हो जाता था। दरअसल इसके पीछे एक वजह थी। मैं इंसानियत की सेवा करना चाहता था। इसीलिए नहीं कि मैं कोई बहुत अच्छा इंसान था। वैसे भी जो डॉक्टर बनता है वह यही कहता है कि मैंने इंसानियत की सेवा करनी है। लेकिन कुछ डॉक्टरों में इंसानियत भी नहीं रहती है। हर फील्ड में अच्छे बुरे लोग होते हैं, लेकिन डॉक्टर की फील्ड में जब कोई बुरा होता है तो फिर उससे ज्यादा बेरहम और कोई नहीं होता। वह तो मरे हुए इंसान से भी पैसे कमा लेता है। जब भी कोई डॉक्टर बनता है या डॉक्टर बनने का सपना देखता है, तो वह यही कहता है कि मैं तो लोगों की मदद करने के लिए डॉक्टर बन रहा हूं। लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि इस फील्ड में बहुत ज्यादा पैसा है और डॉक्टर की बहुत इज्जत भी होती है। फिर शायद समय के साथ साथ वही इज्जत और पैसा उसके सिर पर सवार हो जाता है और वह एक बुरा इंसान बन जाता है। डॉक्टर के लिए रिश्ते भी अच्छे आते हैं। कोई भी उसे अपनी बेटी देने को तैयार हो जाता है, चाहे उसकी शक्ल कैसी भी हो, उसकी उम्र कैसी भी हो, वह जैसा भी इंसान हो। डॉक्टर का रिश्ता आया है, यही बहुत बड़ी बात है। लेकिन शायद मैं अपनी जिंदगी में कुछ ज्यादा अच्छा करने के लिए पैदा ही नहीं हुआ था, क्योंकि मुझे हमेशा से ही मुश्किल फैसले लेने का शौक था। मेरी जिंदगी बहुत अजीब थी। मैं अजीब तरह का इंसान था। शायद गलत फील्ड चुन ली थी, क्योंकि मेरे दिल में इंसानियत की सेवा करने का जज्बा तो था ही। लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि मुझे कोई ऐसा काम करना चाहिए था जिसमें मैं बस एक कोने में अकेला बैठ जाता और अपने काम में लगा रहता। शायद मुझे लेखक या फिर कवि बनना चाहिए था, क्योंकि उनकी जिंदगी ही ऐसी होती है। मुझे ज्यादा लोग अच्छे नहीं लगते थे। खैर, यह एक अलग मामला है। मेरी एक मंगेतर थी जो मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी। वह मेरी दोस्त भी थी। हमारी सगाई हो चुकी थी। मैं भी उससे बहुत प्यार करता था। मुझे उससे वही प्यार था जो प्यार आपने फिल्मों, ड्रामों और किताबों में पढ़ा होगा। सच्चा वाला प्यार बहुत मोहब्बत करता था। मैं उससे, लोग कहते हैं कि किसी से मोहब्बत करते हैं, लेकिन फिर उसी पर व्हाट्सएप वेब औरत थी जिसको मैं अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाकर अपनी पूरी जिंदगी इसके साथ गुजारना चाहता था। इसको अपने बच्चों की मां बनाना चाहता था, अपना हमसफर बनाना चाहता था साइड। लेकिन जब मैं डॉक्टर बन गया तो मेरी मां ने उसका रिश्ता यह कहकर ठुकरा दिया कि मेरा बेटा डॉक्टर बन गया और आपकी बेटी ने तो मैट्रिक भी नहीं किया हुआ है। मैं मां और अपनी मोहब्बत के बीच में फंस गया। लेकिन मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी मोहब्बत को ही चुन लूंगा। अगर मेरी मां मुझसे नाराज हो गई तो मैं उसे मना लूंगा। लेकिन मेरी मां ने पता नहीं उसको क्या कहा, उसे कैसी कैसी बातें सुनाई। क्योंकि मुझे बाद में पता चला था कि मेरे इल्म में लाए बगैर मेरी मां उससे मिलने के लिए गई थी, यानी मुझे बताए बगैर गई थी। अब वहां जाकर उसने क्या बात की, मुझे नहीं पता। पर मेरी मां को भी मुझ में पर बहुत गर्व था, क्योंकि उनके खानदान में पहला लड़का था जो डॉक्टर बन गया था। वरना उनके खानदान में सारे ही गरीब थे। कोई मेहनत मजदूरी करता था या फिर ज्यादा से ज्यादा किसी की कोई छोटी मोटी दुकान थी। ऐसे में अगर खानदान का कोई लड़का डॉक्टर बन गया तो उसकी मां ने तो ऐसे ही बातें करनी है। लेकिन पता नहीं उन्होंने उस लड़की को जाकर क्या कहा। वह दिल से मुझे चाहती थी। जब उसको यह पता चला कि उसकी शादी मेरे साथ नहीं होगी तो उसने आत्महत्या कर ली थी। वह बहुत खूबसूरत थी। उसकी उम्र सिर्फ 19 साल थी। मैंने अपनी मां से कह दिया था कि मैं उसी से शादी करूंगा।
मैं अपनी माँ को नाराज करने के लिए तैयार हो गया था, क्योंकि मुझे पता था कि एक मर्द के लिए औरत को बनाया गया है, मेरी माँ के लिए। जिस मर्द को बनाया गया वह मेरा बाप था। मेरी माँ पर सिर्फ उसका हक था। अगर इसी तरह कल को मेरी बेटी पैदा होती तो उसके लिए भी एक मर्द बनाया जाता। लेकिन मर्द के लिए जो औरत बनाई जाती है वही उसकी जिंदगी में सबसे ज्यादा अहम होनी चाहिए, और वह उसकी पत्नी ही होती है, उसकी बेटी है, उसकी माँ या उसकी बहन नहीं होती। लेकिन उसने जल्दबाजी में आकर अपनी जिंदगी खत्म कर ली। उसका नाम मारिया था। उसके बाद से मेरे दिल पर बोझ था, जिसे कम करने के लिए मैं कोई नेकी का काम करना चाहता था। उसी मोहल्ले में आकर बैठ गया। अब मेरी हालत ऐसी हो गई थी कि जब मैं कुछ अच्छा काम करता था तो मुझे सुकून मिलता था, और जब मैं कोई अच्छा काम नहीं कर पाता था तो मेरा दिल अजीब सा हो जाता था। तो मेरे हाथ पांव कांपने लगते। तो मुझे ऐसा लगता था कि लोगों के साथ भलाई करके ही मुझे सुकून मिलेगा, क्योंकि मेरे दिल पर यह बात बैठ गई थी कि मारिया मेरी वजह से इस दुनिया से चली गई। वह मेरी मोहब्बत थी। मैं उसके साथ सारी जिंदगी गुजारना चाहता था। उम्र ही क्या थी उसकी। जब उसकी माँ बैठी रो रही थी तो उसकी चीखें पूरे मोहल्ले में गूंज रही थी। वह दिन मुझ पर बहुत भारी था। इस मोहल्ले के लोग वैसे ही जाहिल थे, पढ़े लिखे नहीं थे। यहाँ चोरी चकारी भी बहुत होती थी। मैं बहुत देर तक बैठा करता था, क्योंकि घर जाकर भी मुझे कुछ नहीं करना होता था। माँ के घर नहीं जाता था। एक छोटा सा घर किराए पर लिया हुआ था। कहते थे कि मारिया की कातिल मेरी माँ है, क्योंकि अगर डॉक्टर बन गया तो क्या मैं कोई आला शराफ हासिल कर बैठा था, जो वह मेरी पत्नी नहीं बन सकती थी। उसमें क्या बुराई थी, बल्कि मैं अपनी जिंदगी की मुसीबतों में उलझा हुआ एक आम सा इंसान था। अपनी माँ के साथ नहीं रहना चाहता था। वह अपने रिश्तेदारों के साथ गांव में रहती थी। मैं उनको देखता था तो मुझे ऐसा लगता था कि उन्होंने ही मेरी मोहब्बत की जान ली है। इसलिए मैं उनके साथ कैसे रह सकता था। उनको खर्चा भेज दिया करता था, फोन पर बात भी करता था। जिगर भी नहीं करता था कि आपने मेरे साथ ऐसा किया, लेकिन दिल में बात रखी हुई थी। बस मेरी जिंदगी इसी तरह गुजर रही थी। शायद मैं अपनी जिंदगी और किस्मत से हारा हुआ एक बदकिस्मत आदमी था। एक दिन रात को अकेला बैठा था। अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं कोई कंपाउंडर या नर्स रख लेता। सारे काम मैं खुद ही करता था। अकेला बैठा था जब चार लड़के एक कमसिन लड़की को उठाकर लाए। उसे काली चादर में लपेट रखा था। वह शायद बेहोश थी। मुझे कहा कि डॉक्टर साहब इसका इलाज कर दें, इसे होश नहीं आ रहा है। मैं भी हैरान हुआ और उसको तुरंत चेक किया। मैंने देखा उसके जिस्म पर जख्म लगे हुए थे। शायद वह जख्मी हालत में थी। उसकी हालत बहुत बुरी थी। मैंने जल्दी जल्दी उसके जख्मों पर पट्टी की और उसको एक ऐसा इंजेक्शन लगाया जिसकी वजह से वह जल्दी ही होश में आ गई। जब उसको होश आया तो वह मुझे अजीब नजरों से देख रही थी। मैंने कहा कि मैं डॉक्टर हूं। वह लड़के उसके आसपास आ गए थे। वह उनको भी अजीब नजरों से देख रही थी, पर कुछ बोल नहीं रही थी। मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ इसको। उन्होंने कहा कि इसका एक्सीडेंट हो गया था। जब उसको होश आ गया तो उन्होंने मुझे शुक्रिया कहा और जल्दी में मुझे ज्यादा पैसे देकर वहां से तुरंत चले गए। लड़की को जिस तरह लाए थे उसी तरह उठा कर ले गए। मैंने कहा भी कि थोड़ी देर उसे बैठे दो, अभी अभी उसे होश आया है। उसको दोबारा लेकर जाओगे तो कुछ और मसला ना बन जाए। पर उनका कहना था कि हम बहुत जल्दी में हैं, रात हो गई है। उसकी माँ परेशान हो रही होगी। शायद वह उसके भाई थे जो कि चार थे और अपनी बहन के लिए काफी परेशान थे। उसीलिए मैंने भी कोई बात नहीं की। जब कोई डॉक्टर के पास आता है तो फिर दवाई भी तो लेकर जाता है। मैंने उनको को दवाई देनी थी या फिर कोई दवाई लिख कर दे देता, लेकिन उन्होंने तो ऐसी जल्दी मचाई। यहां लड़की को होश आया, वहां मेरे हाथ पर पैसे रखे और लड़की उठाकर वहां से निकल लिए। वह लोग वहां से चले गए, पता नहीं क्यों। उस लड़की का चेहरा और उसकी आंखें मेरे चेहरे के सामने से जा ही नहीं रही थी। मैं यहां पर रोजाना मरीज चेक करता था। उनमें लड़कियां भी होती थीं, औरतें भी होती थीं। बहुत से लोग आते थे। कुछ औरतें तो बहुत ज्यादा खूबसूरत भी होती थी, लेकिन यह लड़की पता नहीं क्यों मेरे दिमाग से नहीं जा रही थी। उसकी वह आंखें बार बार मेरी आंखों के सामने आ रही थी। वह बहुत ज्यादा डरी हुई थी।
जब इंसान के साथ कोई हादसा या कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो वह वाकई डर जाता है। लेकिन वह लड़की इस कदर डरी हुई थी कि उसके चेहरे से नजर आ रहा था। खैर, दिन इसी तरह गुजरते रहे। दिन भर मैं उसे याद करता था। मुझे समझ नहीं आती थी कि मैं ऐसा कौन सा काम करूं जिससे मेरे बेचैन दिल को सुकून हो जाए। मैं हर शनिवार को उसके घर पर जाता था, उसके माँ बाप से मिलने की कोशिश करता था, लेकिन उन्होंने मुझे दरवाजे से ही धक्का दे दिया। उन्होंने कहा कि अगर मर्द चाहे तो क्या नहीं हो सकता। तुम अपनी माँ के सामने खड़े हो जाते तो तुम्हें मेरी बेटी से शादी करने से कोई रोक नहीं सकता था, लेकिन तुमने भी अपनी माँ का साथ दिया। जबकि मैंने उन्हें बार बार यह समझाकर थक गया था कि जब तक मेरे कानों तक यह बात पहुंची थी कि मेरी माँ ने इनकार कर दिया है, तब तक बहुत देर हो गई थी और उसके दूसरे ही दिन उसने खुदकुशी कर ली थी। हम लोग कभी कभी फोन पर बात भी करते थे। मैं बहुत बिजी रहता था, इसलिए ज्यादा बात नहीं कर पाता था, और मैं उसे कहता था कि मैं उसी के साथ शादी करनी है, वही मेरी पत्नी बनेगी, और इसी तरह छोटे छोटे ख्वाब दिखाता रहता था। इसलिए शायद वह बहुत परेशान थी, क्योंकि उसके साथ मेरी बात तब हुई थी जब मेरा एमबीबीएस का आखिरी साल था। फिर मैंने हाउस जॉब भी की थी, तो मैं उन दिनों में बहुत ज्यादा बिजी रहता था। फिर भी उसके लिए वक्त निकाल लेता था। दूसरे दिन फिर वही लड़के उस लड़की को उठाकर ले आए। वह फिर से बेहोश थी। इस दफा उसे कोई बड़े जख्म तो नहीं लगे थे, लेकिन उसकी हालत बहुत बुरी थी। उन्होंने कहा कि पता नहीं इसे क्या हो गया, अचानक से बेहोश हो गई है। मैंने कहा कि तुम लोगों ने इसे ठीक से आराम नहीं करने दिया होगा, दवाइयां भी तुम लोग लेकर नहीं गए, तो फिर जाहिर है ऐसा ही होगा ना, कमजोरी हो गई होगी। पता नहीं तुम लोगों को इतनी जल्दी किस बात की थी। कम उम्र लड़की है, जवान लड़की है, और तुम लोग हो के इतने लापरवाह हो। मेरी बातें तो चुप करके सुन रहे थे, लेकिन ऐसे लग रहा था कि जैसे उनको बहुत गुस्सा आ रहा था मेरी बातों पर। मैंने उसे फिर से इंजेक्शन वगैरह दिया और उसका थोड़ा बहुत इलाज किया, और लड़के मेरे सिर पर खड़े थे और मेरे साथ कोई नर्स भी नहीं थी, इसलिए मुझे भी उनको यह नहीं कहना था कि आप बाहर चले जाते। पता नहीं वह क्या सोचते कि हमें बाहर क्यों भेज रहा है। बड़े बड़े अस्पतालों में तो ऐसी बातों पर गौर नहीं किया जाता, लेकिन ऐसे छोटे मोहल्लों में लोग ऐसी बातों पर गौर करते हैं। इसलिए मुझे पता था कि लोगों की जो नीयत थोड़ी अलग होती है, इसलिए मैं इस तरह से पेश आता था। लड़की को इस दफा तो होश ही नहीं आ रहा था। पता नहीं क्या हो गया। मैंने कहा कि इसको क्या हुआ है, तो उन्होंने कहा कि बैठे बैठे अचानक बेहोश हो गई। पुराने जख्म तो इसको लगे हुए थे। हमें लगा कि इसको बहुत दर्द हो रहा है। यह बहुत ज्यादा रो रही थी। हमने कहा कि तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाते हैं, रास्ते में बेहोश हो गई है। मैंने फिर से उसका थोड़ा बहुत इलाज किया और थोड़ी देर बाद उसे होश आ गया। मैंने उन्हें कहा कि थोड़ी देर उसे बैठने दो, उसकी तबीयत संभलने दो, लेकिन वो लोग बड़े परेशान नजर आ रहे थे। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, उसकी माँ बहुत परेशान है। मैंने कहा कि माँ परेशान है तो यह भी तो ऐसी हालत में नहीं है, माँ को कहो कि थोड़ा सब्र से काम ले। उन्होंने कहा कि उसकी माँ खुद बीमार है, मरने वाली बिस्तर पर पड़ी है, ठीक होती तो उसे साथ ले आते, बड़ी बेचैन हो रही होगी, इसलिए हम उसे वापस ले जाते हैं। जाते जाते उस लड़की ने मुझे अजीब नजरों से देखा। वह जाते जाते मुझे ही देख रही थी, लेकिन वह लड़के उसे फिर से काली चादर में छुपाकर वहां से ले गए। उसके कदम रुक रहे थे। वह वहां से जाना नहीं चाह रही थी, लेकिन वह लड़के उसे धक्के से वहां से ले गए। बिल्कुल ऐसे पेश आ रही थी कि जैसे वह यहां से नहीं जाना चाहती हो, और वह मुझे कह रही हो कि किसी तरह मुझे यहां से रोक लो। लेकिन भला मैं उसे किस हक से रोक सकता था? तो मुझे ऐसा लगा जैसे वह मुझसे कोई बात करना चाहती थी, मुझे कुछ बताना चाहती थी। शायद मैं ज्यादा ही सोच रहा था। मैं अपनी परेशानी को लेकर इतना परेशान था कि मुझे हर इंसान परेशान लगता था। ऐसा लगता था कि सारी दुनिया में सिर्फ दुख और मुसीबत ही है। कोई किसी से प्यार नहीं करता है। हर इंसान की जिंदगी में कोई ना कोई मसला है, क्योंकि मेरी अपनी जिंदगी में इतना बड़ा मसला था। जैसे मोहब्बत होती है तो सारी जिंदगी हसीन लगने लगती है,
सारी दुनिया खूबसूरत लगने लगती है। इसी तरह जब इंसान किसी मुसीबत में होता है तो उसे यह सारी दुनिया भी ऐसी ही लगने लगती है। वह समझता है कि सारे ही मुसीबत में हैं, सब कुछ बेजार है, कोई कुछ नहीं है। मेरे साथ भी यही सब कुछ हो रहा था। एक रात मुझे एक अजीब सा सपना आया। मैंने देखा कि मैं पुराने से घर में जा रहा था। रात का वक्त था, पता नहीं किसका घर था, लेकिन मैं चलता जा रहा था। वहां से मुझे किसी लड़की की आवाज आ रही थी और वह कह रही थी कि बचाओ, बचाओ। जब मैं अंदर गया तो वह मुझसे मुंह मोड़कर खड़ी थी, लेकिन मुझे पता चल गया कि यह तुम हो। मैंने कहा कि यह तुम क्या कर रही हो, क्योंकि सामने फांसी का फंदा लटका था और वह बिल्कुल उसके सामने खड़ी थी। साफ पता चल रहा था कि आत्महत्या करने वाली है। मैंने कहा कि देखो, मैं आ गया हूं, अब तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। यह सब कुछ छोड़ दो, मैं तुम्हें ठीक से रखूंगा और सब कुछ ठीक कर दूंगा। मैं आ गया हूं ना। मैं आगे बढ़ना चाह रहा था, लेकिन मेरे कदम आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। ऐसा लगता था कि मेरे पैर जमीन के साथ चिपक गए हैं। मैं उसे रोक नहीं पा रहा था। उसने कहा कि तुमने मुझे धोखा दिया, तुम मुझे बचा सकते थे पर तुमने मुझे नहीं बचाया और मेरी मौत के जिम्मेदार तुम हो। मैं चीखने लगा, चिल्लाने लगा, अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करने लगा। मुझसे यह नहीं हो पा रहा था। जब उसने अपने गले में फंदा पहन लिया तो पलटकर मेरी तरफ देखा और मैं यह देखकर हैरान रह गया कि वह मारिया नहीं थी, बल्कि वह वही लड़की थी जिसे 4 लड़के अस्पताल लेकर आते थे। अचानक से मेरे पैर अपनी जगह से हिल गए और मैंने उसे खींचकर अपनी तरफ कर लिया, यानी उसे बचा लिया। और फिर मेरी आंख खुल गई। मैं हैरान रह गया कि यह लड़की मुझे ख्वाब में क्यों आई। वह भी इस तरह से। मैं बहुत डरा हुआ था। ऐसा लगता था कि अभी अभी उसी घर से वापस आया हूं। मेरे हाथ अभी भी कांप रहे थे। मुझे पसीने आ रहे थे इस सपने का। आखिर क्या मतलब था? क्या सपनों का कोई मतलब होता भी है या नहीं लगता है? मेरा दिमाग ज्यादा ही उलझ गया था। और फिर अगले दिन मेरे साथ कुछ बहुत अजीब हो गया। एक दिन मैं एक बात पर बहुत ज्यादा हैरान हुआ। जब मुझे मारिया की बहन ने फोन किया और उसने कहा कि वैसे तो मैं भी तुमसे नाराज हूं, लेकिन मारिया तुम्हारे लिए एक चीज छोड़ गई है जो तुम्हारी अमानत है और तुम तक पहुंचा देना चाहती हूं, तो मुझे अपना पता बता दो। मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकती, नहीं तो तुम्हारी मां बातें करेंगी। मैंने कहा कि मैं अपनी मां के साथ नहीं रहता हूं, लेकिन तुम्हें यहां आने की जरूरत नहीं है, नहीं तो लोग ना जाने क्या समझेंगे। मैंने उसे अपने क्लिनिक का पता बता दिया और उसने वह चीज क्लिनिक पर भेज दी। मैं हैरान था कि यह एक छोटा सा डिब्बा था जिसे देखकर मुझे काफी हैरानी हुई। मैंने उसको खोला। अभी फिलहाल कोई मरीज भी नहीं बैठा था यहां पर। इस डिब्बे के अंदर कुछ छोटी छोटी अजीब सी चीजें थीं, जो रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजें थीं। मुझे यह समझ नहीं आया कि मारिया ने यह मेरे लिए क्यों भेजी। सबसे नीचे एक खत पड़ा था और उसमें लिखा था कि करण की शादी में जिस टिश्यू से तुमने हाथ साफ किया था, यह वही है, और जिस चम्मच के साथ तुमने चावल खाए थे, यह वही चम्मच है। इस तरह उसने काफी सारी चीजों के हवाले दिए। वह सारी चीजें जिन्हें हाथ लगाया था मैंने, मैं उनको इस्तेमाल करता और फिर जमीन पर फेंक देता। वह उठाकर जमा कर लेती थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए कि वह कितनी मोहब्बत करती थी मुझसे, और मुझसे इतनी मोहब्बत करने वाला इंसान दूर हो गया। मेरे नसीब में इतनी खास और खालिस मोहब्बत लिखी थी, लेकिन वह मुझे मिल नहीं सकती थी। मुझे मेरी मां पर गुस्सा आ रहा था। मैं यही कहूंगा, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मेरी मां ने मुझे ना जाने क्या समझ लिया था। वह अब भी बार बार मुझे कहती थी, तुम्हारे लिए फलां की लड़की देखी है, जो डॉक्टर है, इंजीनियर है। लेकिन मैंने भी कसम खा ली थी, अब मैं अपनी मां से मुकाबला करूंगा, और अगर मैं शादी करूंगा तो किसी गरीब लड़की से करूंगा, किसी यतीम लड़की से, ताकि मेरी मां का घमंड टूटे। वैसे तो मेरा शादी करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन अगर मैं शादी करता तो मैंने सोच लिया था कि मैं किसी ऐसी लड़की से शादी करूंगा जो बहुत ज्यादा मजबूर होगी, यतीम होगी, जिसके पास देने के लिए कुछ नहीं होगा। उसे अपनी पत्नी बनाऊंगा, चाहे वह अनपढ़ हो। मुझे इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वह एक डॉक्टर की पत्नी कहलाएगी, शायद,
इसी तरह हमारी अक्लोक भी सुकून आ जाएगा और मेरे अंदर जो खला पैदा हो गया था वह भी भर जाएगा। और शायद यह मेरी माँ से इंतकाम भी था। औलाद अपनी माँ से बदला नहीं ले सकती। कैसे ले सकती? अपनी माँ से बदला क्या कर सकती है? दूर हो सकती, चुप हो सकती है, खामोश हो सकती है। और यह सब कुछ मैं कर रहा था क्योंकि मेरी बदकिस्मती ही ठीक है। मेरी जिंदगी को बर्बाद करने वाली मेरी अपनी माँ थी। इससे ज्यादा मैं और क्या कह सकता था? क्या कर सकता था? कुछ भी नहीं। मुझे पता था सारी जिंदगी ऐसे नहीं गुजरेगी। मुझे कभी ना किसी को अपने हमसफर बनाना ही होगा। और मैंने सोच लिया था कि वह लड़की ऐसी होगी जो मेरी माँ ने कभी सोचा भी नहीं होगा, तो मेरी पत्नी बनेगी। अगर उसकी एक अंग ना हो तो भी मैं उससे शादी कर लूंगा। अगर वह आंखों से देख नहीं सकती हो या जबान से बोल नहीं सकती हो तो भी मैं उसे अपनी पत्नी बना लूंगा और उसके साथ सारी जिंदगी बहुत अच्छे तरीके से गुजारेंगे। मेरी माँ से जब लोग पूछेंगे कि आपके डॉक्टर बेटे की पत्नी अपाहिज है, बोल नहीं सकती, गूंगी है, तो मुझे यह सुनकर बहुत खुशी होगी। लेकिन फिलहाल मेरा किसी से शादी करने का कोई इरादा नहीं था। यह बात अपनी जगह थी। आज रात फिर वह लड़के उस लड़की को ले आए और अब मुझे शक पड़ गया। मैंने कहा कि आप लोग जरा बाहर जाएं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम बाहर नहीं जाएंगे, हमें यहीं बैठना है, हमें देखना है। मैंने कहा कि मैं डॉक्टर हूं, मुझे ज्यादा पता है, आप लोग बाहर जाकर बैठ जाएं। लेकिन वह लोग उसके पास से जा नहीं रहे थे, डीठ हो गए थे, मेरी बात का जवाब ही नहीं दे रहे थे। इस तरह से पेश आ रहे थे जैसे मैं कोई और जबान बोल रहा हूं जो उन्हें समझ ही नहीं आ रही है। मैंने कहा कि बड़े अजीब लोग हैं। वह लड़की मेरी आंखों में देख रही थी। मैं उसका ब्लड प्रेशर चेक कर रहा था, बुखार चेक कर रहा था। वह बार बार मेरी आंखों में देख रही थी। यहां तक कि एक लड़के ने कह दिया कि नजरें नीचे करके बैठ, पागल तो नहीं होगी। मैंने कहा कि यह इतनी बीमार है और तुम उसे डांट रहे हो, ये है, तुम्हें फिक्र नहीं है उसकी। उसने कहा कि डॉक्टर साहब, आप हमारे पर्सनल मामले में नहीं बोले, इसका इलाज कर, इसे ठीक कर दे। यह बार बार बेहोश क्यों हो जाती है, फिर हमें मसला होता है। दूसरे ने उसके कंधे पर हाथ रखा, मतलब हम लोग परेशान हो जाते हैं। उसने अपनी बात बदल दी। साफ पता चल रहा था कि उनके दिमाग में कुछ और था, दिल में कुछ और था, जबान पर कुछ और था। ये चारों मुझे एक जैसे नहीं लग रहे थे। चार भाई हो तो पता चल जाता है, आपस में थोड़ी बहुत शक्ल मिलती है। इनकी तो शक्ल चार रंग भी नहीं मिल रही थी और यह लड़की तो बिल्कुल भी इनसे नहीं मिल रही थी। ये लड़की तो बहुत ज्यादा सुंदर और सफेद थी और ये सारे ही काले काले लग रहे थे। इस दफा तो मुझे शक पड़ गया था और मैं उस लड़की से बात करना चाहता था, लेकिन उन लोगों ने मुझे बात ही नहीं करने दी। और मैंने बाद में इस बारे में सोचा तो मुझे बड़ा पछतावा हुआ। कहीं इस लड़की के साथ कुछ बुरा तो नहीं हो रहा था? मुझे उससे पूछना चाहिए था कि रोज वह बेहोश क्यों हो जाती है। और ये सब तो शक्ल से बिल्कुल भी मुझे अच्छे लोग नहीं लगते थे। अजीबो गरीब किस्म के, उबड़ खाबड़ और लापर किस्म के लड़के होते हैं। वैसे लग रहे थे जो पूरा दिन चौक में खड़े रहते हैं और इधर उधर लड़कियों को देखते रहते हैं। यह मुझे ऐसे ही लगते थे। लेकिन इस दफा मैंने सोच लिया है कि अगर यह लोग उससे दोबारा लेकर आएंगे तो मैं कुछ ना कुछ जरूर करूंगा। और ऐसा ही हुआ कि वह लोग उसे दोबारा ले आए। इस दफा उसकी हालत बहुत बुरी थी, उसे जख्म लगे हुए थे। मैंने कहा कि इसको क्या हुआ? उन्होंने कहा कि इसका एक्सीडेंट हो गया है, क्योंकि इसको कर आते हैं। यह बाजार गई थी और रास्ते में बेहोश हो गई, जबकि उस समय 12 बजे रहे थे। यह कौन सा समय था कि वह बाजार गई होगी और किस समय बेहोश हो गई? क्योंकि उस समय तो कोई बाजार नहीं जाता, बाजार बंद हो जाते हैं। झूठ बोल रहे थे, साफ नजर आ रहा था। मैंने कहा कि मुझे इसको चेक करना होगा और जख्म पर टांके लगाने होंगे। आप लोग यहीं पर बैठे, मैं डॉक्टर हूं, मुझे ज्यादा बेहतर पता है। अगर आप लोगों ने नहीं इलाज करवाना इसका तो फिर ले जाएं। और मैंने भी ज्यादा सख्ती से बात की। वह लोग भी परेशान हो गए, क्योंकि शायद वह उसे कहीं और नहीं लेकर जाना चाहते थे। वह लोग बाहर बैठ गए। मैं उस लड़की को अंदर बने कमरे में ले गया, जो मैंने बनाया था कि किसी मरीज को अगर कहीं ड्रिप लगाने की जरूरत हो
तो यहां पर लेकर उन्हें ड्रिप लगा सकूं। एक क्लिनिक में इस तरह का एक कमरा बनाना तो जरूरी होता है। लड़की का इलाज किया तो उसे होश आ गया। मैंने उसके जख्मों पर पट्टी की और उससे पूछा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। मैंने उसे इशारा किया कि वह ऊंची आवाज में नहीं बोले और सिर्फ मुझे बताए। उसने आराम से बात की, लेकिन वह बुरी तरह रो रही थी। उसकी हालत बुरी थी और मैं हैरान रह गया कि उसके साथ ऐसा भी क्या हुआ है कि यह बता भी नहीं पा रही है। इसके साथ कोई ना कोई गड़बड़ जरूर थी। वह कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन